माधुरी चौधरी एक जिंदा दिल लड़की थी। नए जोश, नई उमंग के साथ आगे बढ़ना चाहती थी। जिंदगी के हर पल को पूरी तरह से जीना चाहती थी। अपने और अपने परिवार के लिए हर पल को यादगार बनाना उसे अच्छी तरह से आता था। उसके दिल में सबके लिए प्यार और सम्मान था। अपनी दुनिया में मग्न थी वो और खुलकर हंसती थी। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस अल्हड़ निश्चल नदी सी बहने वाली मासूम लड़की को वो कदम उठाना पड़ा जिसने इसके जीवन की रफ्तार को ना सिर्फ रोक दिया बल्कि पूरी तरह से खत्म कर दिया। ऐसा क्या हो गया था जिसने उसे अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया अपने आप को आग की लपटों के हवाले करने के लिए। आखिर क्या वजह थी कि एक मासूम लड़की ने अपने भविष्य को स्वाह कर अपने आप को शून्य कर लिया? क्या उससे कोई अपराध हुआ था जिसकी ग्लानि में उसने फैसला लिया था, या फिर उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक लड़की थी, और वो भी एक ऐसे राज्य में जहां पर लड़कियों की संख्या एक समय में काफी गिर चुकी थी, जहां पर लड़कियों को गर्भ में मारने और उनकी खरीद फरोख्त की चर्चाएं आम थी। अरे दरवाजा खोल माधुरी, दरवाजा खोल माधुरी, अरे दरवाजा खोल। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। हे भगवान, मैं क्या करूं? माधुरी, माधुरी, हाँ, हाँ। सर, इस लड़की का नाम माधुरी चौधरी था। इसकी उम्र 17 साल थी सर। इसने अपने ऊपर केरोसिन ऑयल डाल के खुद को जला दिया, और सर इसके बाप का कहना है कि दरवाजा अंदर से बंद था। इसकी जान बचाने के लिए उसने दरवाजा तोड़ा, लेकिन तब तक इसकी जान जा चुकी थी सर। ये वो कुल्हाड़ी है जिससे श्रीराम चौधरी ने दरवाजा तोड़ा। लड़की को बचाने के लिए उसकी माँ ने उसके ऊपर कंबल भी डाला, लेकिन तब तक लड़की काफी जल चुकी थी। उसको बचाने के चक्कर में माँ बाप के हाथ भी काफी झुलस गए थे। ये देखिए सर, खिड़की पूरी काली हो गई है। इसका मतलब कि खुद को आग लगाने के बाद लड़की खिड़की के पास आई होगी, लेकिन हवा की वजह से आग और भड़की होगी। राजवीर, पूरे बदन में आग लगने के बाद लड़की चीखी चिल्लाई होगी। जरा आस पड़ोस में पता करो किसने क्या देखा सुना। बेरा ना जी, अल्लाह सा सुनकर मैं घर से बाहर भाजा। मैं देखा सामी श्री राम चौधरी की छोरी माधुरी लपटा में घिरी पड़ी। बस क्या था, उसमें हो गया सारा काम पूरा। और क्या? अरे अपनी माँ से तो अपने जी की बात कहती, ऐसे कैसे छोड़ के चली गई? आप बता सकते हैं क्या हुआ था? सवेरे मैं और मेरी घरवाली किसी काम से बाहर गए थे। जब हम वापस लौटे, किवाड़ खोल के देखा तो अरे घर में जलने की महक सी क्यों आ रही है? क्या हुआ? चूल्हे पे कुछ धरा तो नहीं छोड़ गई थी? अरे मैंने तो कुछ नहीं चढ़ाया था, माधुरी कुछ बना रही होगी। हम रसोई की तरफ बाजे, मैंने लगा बालक बुद्धि है कि मैं कुछ फूंक फांक दिया होगा। मैंने रसोई का किवाड़ खोलने की कोशिश की और दरवाजा भीतर से बंद था। मैंने जब तक दरवाजा तोड़ा बहुत टाइम हो लिया था। हमारी बच्ची हमारी आंखों के सामने राख बनी पड़ी थी। आप कुछ बताना चाहती हैं? वैसे जब ये हुआ आप लोग कहाँ गए थे? तो गांव के बाहर आज के दिन एक अनाज की मंडी लगी, वहीं तक गए थे बस। सर, दरवाजा अंदर से बंद था। इसका मतलब कि लड़की ने खुद ही आग लगाई और खुदकुशी कर ली। ये सुसाइड का केस है सर। राजवीर, पड़ोसियों का कहना है कि जब तक वो लोग पहुंचे दरवाजा टूट चुका था, लड़की जल चुकी थी। किसी ने भी उसे जलते हुए या माँ बाप को बचाने की कोशिश करते हुए नहीं देखा। अगर ये सुसाइड का भी केस है तब भी कोई ना कोई रीजन तो होना चाहिए ना। जरा पता करो ये लोग वाकई अनाज मंडी गए थे या नहीं। ठीक है सर। माँ बाप के लिए सबसे बड़ा दुख होता है औलाद की मौत, और वो मौत जो उनकी आंखों के सामने दर्द से चिल्लाते चिल्लाते हुई हो, वो तो नासूर बन जाती है।
एक ऐसी टीस जो जिंदगी भर आंखों को नम कर देती है और माँ बाप की लाचारगी का सबब बन जाती है। 17 साल की माधुरी के लिए ये मौत कितनी दर्दनाक रही होगी, इसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। पुलिस माधुरी के साथ हुए इस हादसे के पीछे की वजह पता लगाने में जुटी हुई थी और उनका शक माधुरी के माता पिता पर भी था। पर यह अंदाजा कितना सही था? क्या कोई माता पिता वाकई अपने बच्चे को जलाकर मार सकते हैं? और अगर हाँ, तो इसके पीछे का कारण क्या था? और अगर ये अपराध माता पिता ने नहीं किया था तो ये दरिंदगी किसने पैदा की थी? क्या ये वाकई माधुरी का फैसला था? और अगर हाँ, तो अपने आप को ऐसी दर्दनाक मौत देने का फैसला उसे क्यों करना पड़ा? ये कहानी हमारे समाज की ऐसी ही चौंका देने वाली और दिल दहला देने वाली परतों को खोलने जा रही है, जिसकी परछाइयां हमारे आसपास ही मंडराती रहती हैं और हमें उसका अंदेशा तक नहीं होता। आप श्रीराम चौधरी के बाजू वाले घर में रहते ना? जी साहब। कब से रह रहे हो वहाँ? साहब मन्ना रहते हुए 25 साल हो लिए साहब। तब तो आपने माधुरी को बचपन से देखा होगा। हाँ साहब। कैसी लड़की थी वो? बड़ी ही होनहार बच्ची थी साहब। हमने तो भगवान ने एक भी बालक नहीं दिया ढंग का। और माधुरी तो इतनी अच्छी थी कि पढ़ने में आगे और बड़े बूढ़ा की इज्जत करने में सबसे आगे। सीधी सादी छोरी थी साहब। और श्रीराम और सरला, वो कैसे लोग हैं? सरला तो ठीक ही है साहब, अपने घर परिवार वालों को देख के चलने वाली। अरे अपनी छोरी में तो जान बसा थी उसकी। पर श्रीराम भाई का हिसाब किताब ठीक नहीं है। उसने प्यार से पुचकार के अपनी छोरी से बात ही नहीं करी कभी। उसने चाहिए था छोरा, होगी छोरी। और यह माधुरी तो श्रीराम के बड़े भाई बसेश्वर की वजह से बच गई, वरना कब की मर लेती। बशेश्वर की वजह से बच गई मतलब ये हो कि लड़की के जन्म होने से पहले उसे गर्भ में मार देने के कारण हमारे राज्य के लोगों को लोग अनपढ़, जाहिल, गवार कहवे। इसलिए हम सब लोग मिलके आज शपथ लेंगे कि हम कभी भी लड़का लड़की होने का टेस्ट नहीं करवाएंगे। अरे बावड़ो हो गए हो, हमारी प्रथा तोड़ने की बात करो। और अगर किसी का घर वाला, परिवार के लोग जोर जबरदस्ती करें तो उसकी शिकायत लेके हमारे पास आओ, हम उसकी शिकायत करेंगे। तो और मैंने कहाँ ढूंढा? तो यहाँ क्या बकवास सुनने के लिए बैठी टाइम पास कर रही है? खड़ी हो, घर का काम कौन करेगा? तेरा बाप। देख रहे हो ना थारी बात का असर क्या है ताऊ? अगर मैंने थारी बात माने ना तो ससुराल वाले मुझे मैके चलता कर देंगे। अरे तू तो रुक जा ना ताऊ ना। हाँ जी, वो मैंने भी सुना कि माधुरी ने सुसाइड कर लिया। बशेश्वर जी, सुसाइड है या नहीं ये तो हम पता कर लेंगे। अब ये बताइए, एक बच्ची जिसको आपने बचपन में बचाया, जिंदा रखा, उसकी मौत होने पर उसके घर अफसोस करने तक नहीं गए? हाँ जी, जाना चाहिए था, पर कुछ कारण थे जिसके कारण ना जा पाया। वो हम दोनों भाइयों का आपस में कुछ ऐसा कहा कि जिस वजह से वहां ना जा पाया। अनबन थी। कैसी अनबन? वो जी थी कुछ घरेलू बातें, पर मुद्दे की बात यो है कि माधुरी ने चाहे सुसाइड किया हो, चाहे उसकी हत्या हुई, उसके पीछे अगर किसी का हाथ है तो उसके बाप का है। ये बात सरला भी जानती है, मगर वो बोलेगी नहीं, आज तक नहीं बोली। अब क्या बोलेगी वो? पानी और गिलास दे दे, कुछ नमकीन समझिला। चल मुंह आंखें के दिखा रही है, ये टसवे बाणे बंद कर दे और जल्दी से गिलास से पानी ला दे। चल। शर्म नहीं आ रही तने? अभी छोरी का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ, तू ये बोतल लिए फिर रहे हो। शर्म की बात तो तू मत ना करे, बतेरी देख ली शर्म वाली तेरे जैसी। और वैसे भी ना यो मत ना दिखा कि तू बड़ी दूध की दुही पड़ी है। अरे चल खड़ी हो। अरे तन्ने सुनाई ना दिया के? राजवीर, ये देखो, दरवाजा जल चुका है, पूरा काला हो चुका है। इसका मतलब आग लगने के बाद माधुरी काफी देर तक दरवाजे के पास थी। शायद वो अपनी जान बचाने के लिए बाहर आने की कोशिश कर रही हो। हाँ सर, शायद आग लगाने के बाद उसने अपना इरादा बदल लिया हो। श्रीराम ने कहा कि कुंडी अंदर से बंद थी, तो वो कुंडी खोल के बाहर आ सकती थी। लेकिन अगर वो बाहर नहीं आ पाई, इसका मतलब किसी ने उसे बाहर आने नहीं दिया और वो स्ट्रगल करके जल के मर गई। उसकी बॉडी भी हमें दरवाजे के पास मिली। हो सकता है सर। सर, हमने अनाज मंडी में भी इंक्वायरी की थी, लेकिन किसी ने भी इन दोनों पति पत्नी के वहां जाने की बात कंफर्म नहीं की। शायद वहां पर भीड़ रहती है इसलिए। राजवीर, हो सकता है कि अनाज मंडी जाने की बात ही झूठ हो और इन्हीं दोनों ने या इनमें से किसी एक ने उसे मार दिया। सर, मुझे लगता है कि ये काम श्रीराम का है और हो सकता है उसकी पत्नी सरला उसके खिलाफ बयान देने से डर रही है। लेकिन सर, माधुरी का खून करने की वजह क्या हो सकती है?
हो सकता है कि माधुरी का किसी के साथ अफेयर रहा हो और इस बात की श्रीराम को भनक लग गई और बिरादरी में नाक न कटे इस डर से उसने माधुरी को मार दिया। वैसे भी लड़की होने की वजह से वो उसे खास पसंद नहीं करता था। मतलब ऑनर किलिंग सर? जरा पता करो इस माधुरी का कहीं कोई अफेयर था क्या? क्या बात कर रहे हो साहब? ऐसी कोई बात नहीं थी। वो इस तरह के चक्करों में पड़ने वाली छोरी ना थी। आप तो मेरी बात कर रहे हो साहब? ये तो मेरी चोरी को बदनाम करने की बात हुई। मेरी चोरी काम से काम रखती थी। उसको तो पढ़ने लिखने से ही फुर्सत ना थी, और अगर ऐसी कोई बात होती तो अपने बाप से ना सही पर अपने माँ से अपनी जी की बात जरूर कहती वो। साहब उम्र ही क्या थी उसकी? इतनी छोटी उम्र में केस लड़ाती। कम से कम आप तो उसके बारे में ऐसी बातें न बोलो। अब तो वो जहाँ में पहुंच गई वो, उसको तो वहां चैन से रहने दो। हमारे 5-6 किसी के बारे में ऐसी बातें ना करते। यस सर, माधुरी मेरी क्लास में थी। 12th के बोर्ड थे उसी में लगी हुई थी। सर उसका नेचर बहुत फ्रेंडली था, सबकी हेल्प करना, सबसे नोट शेयर करना, और ऐसे मिलती थी न जाने कितने दिनों बाद मिल रही हो। सर वो बहुत अच्छी लड़की थी। आज फिर से तनु नहीं आई, अब तनु को बताएंगे। हाँ रोज उसका नाटक हो गया इसका स्कूल नहीं आना। आंटी जी कैसे हो आप? नमस्ते। तनु तनु स्कूल क्यों नहीं आई तू? घर पे गेस्ट आए थे। अच्छा मेहमान आए थे तो स्कूल नहीं आना? हाँ ये और ये भी, और अच्छे से पढ़ना। हाँ और कल जरूर स्कूल आना। थैंक यू। कल जरूर आना स्कूल, ठीक है? सर उसे सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता था। वैसे तो उसके पास पैसे नहीं होते थे, पर जब भी होते थे वो सबको दिल खोलकर ट्रीट देती थी। अच्छा, माधुरी का किसी के साथ अफेयर था या कोई बॉयफ्रेंड? माधुरी और अफेयर इम्पॉसिबल सर, वो इस टाइप की लड़की थी ही नहीं। मैंने माधुरी के फैमिली वालों से और उसके स्कूल फ्रेंड से पूछताछ की है, लेकिन सबका कहना यही है कि उसका किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। वो एक पढ़ने लिखने वाली और सीधी सादी लड़की थी। राजवीर, हो सकता है कि किसी को इस बारे में कुछ पता ही ना हो। ये देखो माधुरी के कॉल रिकॉर्ड्स, इसमें एक नंबर से कई बार लगातार बातचीत की गई। किसी राहुल मलिक के नाम का नंबर है ये। जरा पता करो ये राहुल मलिक कौन है और इसका माधुरी से क्या लेना देना। सर माधुरी मेरी बहन थी, उसके पापा मेरे मामा हैं, और मेरी मम्मी और मामा के बीच में कभी नहीं बनती सर। जब से मेरी मम्मी ने अपनी मर्जी से पापा से शादी की तो श्रीराम मामा ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया। उनके बीच कई सालों से बातचीत भी नहीं है। कमाल है, माँ की मामा के साथ बातचीत सालों से बंद है, लेकिन तुम्हारी बातचीत माधुरी के साथ चालू थी। क्यों? सर क्योंकि हमने बड़ों की अनबन को कभी भी भाई बहन के रिश्तों के बीच में नहीं आने दिया। मैं और माधुरी सर काफी अच्छे फ्रेंड्स थे हम लोग। हम अक्सर रोज मिलते थे सर, काफी बातें करते थे। मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैं माधुरी को खुश रखूं सर। जब भी वो कहीं भी फंसती थी तो डिसीजन लेने से पहले हमेशा मुझसे सलाह लेती थी, चाहे वो पढ़ाई का डिसीजन हो या लाइफ का। सर मैं हमेशा उसकी मदद करता था। माधुरी तू रो क्यों रही है? क्या प्रॉब्लम है बताओ ना मुझे, मैं हेल्प करूंगा तेरी। कुछ प्रॉब्लम ना सर, सब ठीक है। अच्छा तो फिर तू रो क्यों रही है? भाई कुछ प्रॉब्लम होती तो थारे को बताती ना, ऐसे थोड़ी ना छुपाती। कुछ प्रॉब्लम ना सर। सब मैंने एक बार नहीं काफी बार उससे पूछा, पर उसने मुझे कभी भी नहीं बताया। मुझे इतना समझ में आ गया था कि जो भी कुछ है वो सिर्फ सरला मामी की वजह से, क्योंकि जब भी सरला मामी की बात निकलती थी सर वो अचानक से अनकंफर्टेबल हो जाती थी। सर ये रहे सरला के कॉल रिकॉर्ड्स, और सर इस कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक सरला की बशेसर से लगभग रोज बात होती थी, वो भी लंबी चौड़ी। क्योंकि सर कोई भी कॉल 5 से 8 मिनट के कम की नहीं है। कहीं यही वजह तो नहीं थी माधुरी की परेशानी की? क्योंकि सर ये बात हजम होने वाली नहीं है कि भाई से भाई की बातचीत बंद है और भाभी से दिन में 3 बार बात हो रही है। अफेयर है हमारा, एक दूसरे को चाहते हैं। अपने छोटे भाई की बीवी के साथ? हाँ साहब, इंसान है हम भी, जरूरत है हमारी भी। और फिर सरला भी अपनी शादी से खुश ना थी। बस एक दूसरे के दुख दर्द बांटते बांटते कब करीब आ गए हमारे को पता ही ना चला। बशेसर को तो साथी की जरूरत थी, और तुम्हें? मन में कौन सा सुख मिल गया साहब। ब्याह के नाम पर बाप ने एक शराबी के गेल बांध दिए। दारू की बोतल छोड़ के उसने कभी मारी और मारी चोरी की सुध न ली। जो इन्होंने सहारा न दिया होता तो मैं कद की मर जाती। पर कोई भी मर्द अगर सहारा देगा तो उसके बदले में
जरूर कुछ मांगेगा। सर मुझे ऐसा लगता है कि माधुरी को इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल गया होगा और अपना अफेयर छुपाने के लिए उन्होंने उसका खून कर दिया होगा। राजवीर, अगर अफेयर छुपाना ही होता तो इतनी आसानी से हमारे सामने कबूल नहीं करते। सच कुछ और है। मन्ने मारे भाई और हमारी घरवाली की करतूतों के बारे में आज से नहीं, बहुत पहले से पता था। माधुरी ने इन दोनों की आशिकी के बारे में मन्ने सब कुछ बता दिया था। पापा जी, आपने पता था ना मम्मी और ताऊ जी के बीच में क्या चल रहा है? अगर आपने पता था तो चुप क्यों रहे? इसमें कहने की क्या बात है? जिस गांव जाना नहीं उस गांव का रास्ता क्यों पूछना? और मन्ने जरा भी फर्क नहीं पड़ता उन दोनों की हरकतों से। आपने फर्क ना पड़ता होगा पर मन्ने पड़ता है। शर्म आती है मन्ने। कहीं होशियार मत ना बने, अपने काम पे काम रख। तने अच्छी तरह पता है कि हमारे पास कोई काम दाम तो है ना। इस घर का सारा खर्चा भाई साहब के खाते पे चल रहा है। थारा स्कूल, किताबें, बस्ता, आना जाना सारा। अब अगर मैंने मुंह खोल दिया ना तो ये सारा बंद हो जाएगा। कभी शर्म आती है अपने ऊपर? तेरे जैसे घटिया लोगों ने समाज को गंदा किया है और लोगों का रिश्तों पर से भरोसा उठता जा रहा है। सर, माधुरी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जब उसकी मौत हुई तो वो प्रेग्नेंट थी सर। इसका मतलब ये ऑनर किलिंग हो सकता है। अपनी झूठी और खोखली इज्जत को बचाने के लिए माधुरी के माँ बाप ने उसे मार डाला और उसे सुसाइड की शक्ल देने की कोशिश की। माधुरी की लाइफ में जितने भी मेल फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हमें मिले हैं, सबका डीएनए फीटस से मैच करो। ठीक है सर। एक लड़की जो अकेली नहीं एक अजन्मे बच्चे के साथ स्वाहा हो गई थी, उसके परिवार वालों के चेहरे पर उसकी मौत का दुख कम और अपनी झूठी प्रतिष्ठा का डर ज्यादा दिखाई दे रहा था। पुलिस के अनुसार यह माँ बाप द्वारा किया गया ऑनर किलिंग का केस भी हो सकता था, लेकिन माँ बाप के बयान के अनुसार उन्हें माधुरी के किसी प्रेम संबंध या उसके होने वाले बच्चे के बारे में कोई जानकारी तक नहीं थी। क्या माधुरी की मौत किसी प्रेम संबंध और उसके प्रेग्नेंट होने की वजह से हुई थी, या फिर कारण कुछ और था जो इन सारी संभावनाओं से ज्यादा दुखद, चौंका देने वाला और शर्मसार करने वाला था? सर, मॉर्ग से माधुरी की बॉडी चोरी हो गई है। यस सर। और अटेंडेंट का कहना है कि अचानक से 3 लोग वहां आए और रिश्वत देकर उससे बॉडी खरीदने की कोशिश की, लेकिन जब उसने उन्हें मना किया तो उन लोगों ने उसके साथ मारपीट की और बॉडी को जबरन वहां से लेकर चले गए। तुमने मॉर्ग का सीसीटीवी फुटेज चेक किया? हाँ सर, किया है, लेकिन सर रात का समय था और रोशनी भी कम थी, इसलिए किसी का चेहरा साफ नजर नहीं आया। और सर, जिस वैन से वो लोग बॉडी लेकर गए हैं उसका नंबर भी फेक था सर। मॉर्ग के अटेंडेंट को बुलाओ, उसने तीनों का चेहरा देखा होगा। स्केच आर्टिस्ट को बुलवा के स्केच बनवाओ। लेकिन सर, माधुरी के केस में जितने भी मेल सस्पेक्ट्स हैं, इन तीनों में से कोई नहीं है सर। इसका मतलब इन तीनों को हायर किया गया होगा, या फिर ये इस केस का कोई दूसरा ही पहलू है। जो भी है, इतना तो पक्का है कि कोई उस बच्चे की पहचान नहीं होने देना चाहता। इन तीनों के स्केच हरियाणा स्टेट के सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। ठीक है सर। माधुरी जो मर चुकी थी और अपने अजन्मे बच्चे के साथ मुर्दा घर में इंसाफ का इंतजार कर रही थी, उसके मृत शरीर को भी किसी ने गायब कर दिया। और पुलिस का यह मानना था कि यह काम उसी आदमी का हो सकता है जो इस बच्चे का बाप था और नहीं चाहता था कि उसकी पहचान हो सके। क्या उस आदमी को सिर्फ अपने पहचाने जाने का डर था, या फिर यही आदमी माधुरी के कत्ल या आत्मदाह के लिए भी जिम्मेदार था? उसकी पहचान माधुरी के उस अजन्मे गर्भ में छिपी थी जो अब लापता था, और पुलिस उसकी तलाश में दिन रात एक कर रही थी। ऐसे कैसे चोरी हो गई साहब? मरी तो मरी, मेरी चोरी की मिट्टी भी पलीत हो गई। जीते जी तो कुछ सुख नहीं देखे उसने, मरने के पीछे 2 लकड़े भी नसीब होती नहीं दिख रही साहब। देखिए, अगर आप चाहें तो आपकी बेटी को न्याय मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको हमारी मदद करनी होगी और हमें वो सब कुछ बताना होगा जो आपने अभी तक हमसे छुपा के रखा है। चाची, ओ चाची, ये लड़की कौन थी? मेरी छोरी की सहेली सीमा। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। कोई खास दोस्ती नहीं थी साहब, हम गरीब आदमी, वो बड़े आदमी। पर बापू वो माधुरी वो मेरी। तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम जाओ अंदर, जाओ। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ साहब, मेरी छोरी को इस झंझट से दूर रखो। छोरी है साहब, बदनामी होगा, कोई शादी ब्याह ना करेगा।
गर्भ में छोरा है, छोरी है, सोनोग्राफी कराना गैर कानूनी है। सरकार ने भी इसे बैन कर रखा है। और फिर भी अगर उसके परिवार वाले ना माने ना, तो आप हमारे पास लेके आओ उन्हें, मैं समझाऊंगा। और अगर वो फिर भी ना माने तो मैं कानून से सजा दिलवाऊंगा उन्हें। अरे कौन हो? अरे क्या करने लग रहे हो? अरे रुक जाओ! अरे पागल हो गए क्या? अरे 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 समझाओ! अरे रुक जाओ, अरे लग रही है। तुम माधुरी के बारे में कुछ कहना चाहती थी ना, लेकिन तुम्हारे पापा ने कुछ कहने नहीं दिया। बताओ बात क्या थी? नहीं सर, वो मैं कुछ ना बोल रही थी। देखो सीमा, मुझे मालूम है कि तुम माधुरी की बेस्ट फ्रेंड हो, और उस हादसे में माधुरी के साथ साथ उसके पेट में उसके बच्चे की भी मौत हुई है। और अगर ऐसे में तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी तो ये समझ लेना कि उसके मौत की दोषी तुम भी हो। बताओ क्या बात? सर, इससे पहले भी माधुरी पेट से थी, पर उसने वो बच्चा गिरवा दिया था। पर ना तब और ना अब कभी उसने ये बताया उसके बच्चों का बाप कौन। सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि माधुरी किसी के साथ रिलेशन में थी, लेकिन सर ताज्जुब की बात यह है कि उसने इस रिलेशन के बारे में सीमा को भी नहीं बताया, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है। राजवीर, ये भी हो सकता है कि उसके साथ काफी समय से बलात्कार हो रहा था, जिसकी वजह से वो दो बार प्रेग्नेंट हुई। और ये बलात्कार करने वाला या तो उसका कोई करीबी है, जिसकी वजह से इतना सब कुछ होने के बावजूद उसने ये बात किसी को नहीं बताई। लेकिन ये साबित करने के लिए हमें माधुरी की बॉडी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। तुम उस मैटरनिटी क्लिनिक का पता करो जहां माधुरी का अबॉर्शन, बच्चे के पिता के बारे में हमें वहीं से जानकारी मिल जाए। ठीक है सर। अरे अरे आराम से करो, दर्द हो रहा बहुत। क्या हुआ? बेटी साहब, रामबल, चाय पानी का इंतजाम कर। चाय साहब, समाज सेवा का फल है। हमारे गांव के जो आदमी लोग हैं ना, उन्हें पसंद ना आए कि उनकी लुगाइयों को मैं जेंडर टेस्ट करवाने, चोरा चोरी के फर्क ना करने की बात सिखा रहा हूं। बस अपना सारा गुस्सा हमारे पे निकाल दिया। अच्छा, ये जो हमला हुआ आप पे, आपने इसकी पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? आप अगर कंप्लेंट करवाता तो उनको और भड़का देता, और उनका करने से हमारे को क्या फर्क पड़ा। एक ना एक दिन तो हमारी बात उनके समझ में आवेगी। आजकल तो चोरियां चोरों से बहुत आगे निकल रही हैं, हर काम में चोरियां अव्वल आ रही हैं। ये अभियान चलाने की आपको सूझी कैसे? मतलब ये समाज सेवा है या फिर आपकी अपनी कोई कहानी इसकी प्रेरणा है? इंसान बड़ा लालची है साहब, जब तक उसे ठोकर ना लगे उसकी समझ में ना आती बात। हमारी भी शादी हुई थी, शादी के कुछ दिन बाद हमारी पत्नी पेट से हुई। राम राम भाई साहब। राम राम भाई, राम। भाई साहब, आपने सरला के दिमाग में गोबर भरा है। क्या बक रहा है तू? मैंने इतना महंगा टेस्ट करवाया ये जानने के लिए कि छोरा से कि छोरी वह पेट में छुरी लिए फिर रही है। उसे गिराने की बात कहूँ तो नाट रही है। अरे ठीक तो कहने लग रही है वो। अरे लड़का हो लड़की क्या फर्क पड़ेगा? आप अपना ज्ञान अपने पास में रखो भाई साहब। मनने ना चाहिए छोरी, और मनने दे रहा है, करने भी ना चाहिए। नहीं तो गोमती भाभी का टेस्ट करवाने नहीं ले जाते आप। गोमती का टेस्ट कहाँ ले जा रहे हैं गोमती को? देख मशेसर, तू है पढ़ा लिखा आदमी आज के जमाने का, लेकिन हम है पुराने जमाने के आदमी। तेरे कहने पे एक छोरी पैदा होने दी घर में, अब थारी बात न चलेगी। इतनी जायदाद है हमारी किस लिए? छोरियों को ब्याह में देने के लिए? वारिस चाहिए मने, खानदान का चिराग बुझने ना दूंगा। मैं इसे टेस्ट करवाने ले जाऊंगा, और अगर छोरी हुई तो उसे मैं मरवा दूंगा। ये भी हमारी बात पे राजी है, पूछ ले। क्यों वो? हाँ जी, मने कोई दिक्कत ना है। थारे को ब्याह करके लाया था इस घर में मैं, हमारी राय माननी पड़ेगी थारे को। हमारी राय ये है कि अगर इस घर की दहलीज से तूने एक कदम बाहर रखा ना, तो हमारे से तेरा रिश्ता खत्म। मेरा इतना कहने के बावजूद वो ना रुकी। बाबूजी अपने साथ ले गए उसे, टेस्ट में छोरी निकली और उन्होंने उसे मरवा दिया। मैंने लाख कोशिश करी अपनी छोरी को बचाने के लिए, लाख जतन करे साहब, मैंने लाख जतन करे, मगर ना बचा सका। बस उस दिन मैंने अपनी बीवी से नाता तोड़ लिया। फिर वो कहां गई किधर गई हमारे को नहीं पता। और मैंने साहब एक कसम और खाई
कि जितना भी हमारा जीवन बचा है ना, मैं छोरियों को बचाने में लगा दूंगा। अगर अपने जीवन में मैं एक भी छोरी को बचा लूं ना, मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। हाँ राजवीर सर, एक औरत सुगंधा शर्मा के बारे में पता चला है। वो अपने घर में इलीगली अबॉर्शन करती है सर। पीछा करो उसका, देखो कहां जाती है और किससे मिलती है। जा। आप सुनिए, ये औरत आपसे क्यों मिलने आई और क्या बातचीत हो रही थी आप लोगों के बीच में? क्या मतलब आपसे? कुछ भी बातें हो रही हो? पुलिस सब इंस्पेक्टर राजवीर सिंह। अब जो पूछ रहा हूं ना, उसका सीधा साधा जवाब चाहिए, वरना जो तुम लोग करने जा रहे थे ना, उस जुर्म में सीधा अंदर डालूंगा और जमानत तक नहीं होने दूंगा। मेरी बेटी पेट से है और उसके ससुराल वालों ने उसे यहाँ भेज दिया। इसके पेट में जो बच्चा है वो छोरा है कि छोरी, ये मालूम करने के लिए। जो छोरा होगा तब तो ठीक, और अगर चोरी हुई तो बच्चा गिराना होगा। मैं मना करी तो बोले कि जिंदगी भर के लिए चोरी मैके में रहेगी, समझ ले। और इस गैर कानूनी काम में ये औरत आप लोगों की मदद कर रही थी, है ना? जी हाँ सर। सर, मैं तो लोगों की मदद कर रही थी। न जाने कितनी लड़कियां ससुराल से मैके में इसलिए पड़ी रहती है क्योंकि उनकी लड़की पैदा होती है और लीगल अबॉर्शन हो नहीं सकता। काफी घटिया इंसान हो तुम। अपनी घिनौनी हरकत को समाज सेवा बता रही हो। लोगों की हेल्प करती थी ना तुम, अब हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तुम पे इलीगल अबॉर्शन का रैकेट चलाने का चार्ज है, वो भी बिना मेडिकल बैकग्राउंड के। और जरा सी हेल्प हम ये करेंगे ताकि तुम्हें जमानत भी ना मिल पाए। लेकिन सर, चुप! कब से चला रही है ये गोरखधंधा? औरत होके एक औरत को आने से रोक रही थी, लोगों की मजबूरी और उनके रूढ़िवादी होने का फायदा उठा रही थी। अरे तुम जैसे लोग इंसानियत के नाम पे कलंक हैं। राजवीर सर, जानती हो इसे? इसका भी अबॉर्शन किया ना तुमने? जी जी, ये आई थी मेरे पास। कौन लेके आया था इसे? तेरी बीवी कहाँ है? क्या हो गया? क्या बात हो गई? साहब, मेरी छोरी मिल गई। अब उसका अंतिम वो तो मिल ही जाएगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस स्टेशन? क्यों? तुम्हारे इस क्यों का जवाब थाने में ही मिलेगा। ले चलो इसे। पर मरने उसने खा ले, चल ले। अरे वो तो मदारी का बंदर है, किसी और की डुगडुगी में नाचते हैं। असली करतूत तो उस बसेश्वर की है। अरे दिखने में बड़ा आदमी है वो एक नंबर का राक्षस। आइए। पहचानती हो इसे? बाहर ले जाओ उसको। बैठो। माधुरी का अबॉर्शन किया था ना? सारी कहानी शुरू से साफ साफ बताओ। क्या करती साहब? 15 साल की चोरी बिन ब्याही पेट से समाज में उसकी खिल्ली उड़वाती के एक दिन, इससे पहले कि किसी को पता चले, मैंने उसका बच्चा गिरवा दिया। माधुरी ने बताया था वो बच्चा किसका था? हाँ साहब, हमारे मोहल्ले में एक छोरा था, बबलू नाम का, खुद को बदमाश बतावे था। उसी ने हमारी छोरी के साथ गंदा काम किया साहब। मगर सर, हमारे साथ बता रहा हूँ सब बता रहा हूँ सब। चल सब बताता हूँ सर। मैंने को बहुत अच्छी लगती थी माधुरी, दिन रात उसी के सपने देखता था, उसका पीछा भी करता था साहब। एक दिन मौका मिल गया तो उसी की गली में अपनी इच्छा पूरी कर ली साहब। मतलब तूने रेप किया? वो भी एक बार नहीं, कई बार? नहीं साहब, अरे माता रानी की कसम खा रहा हूँ साहब, माता रानी की कसम, सिर्फ एक ही बार किया था, सिर्फ एक बार। उसके बाद तो मैं अपने काम में बिजी हो गया। हाँ, गुंडागर्दी करने में, बदमाशी करने में। तेरी गाथा सुनने नहीं आया हम यहाँ पर। जब माधुरी की मौत हुई तो उसके पेट में बच्चा था, तेरा ही था ना? क्या बात कर रहे हो साहब?
अरे 1.5 साल पहले जो हुआ सो हुआ, उसके बाद तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया। और जे टाइम की बात आप कर रहे हो, वो टाइम तो मैं जेल में था साहब। सच बता रहा हूँ, 6 महीने जेल में रहा हूँ साहब, आज ही छूट कर आया हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप फोन लगा के पता कर लो, लेकिन ये झूठे मामले में फंसाओ मत साहब। तुझे फंसाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। एक नाबालिग का रेप करके तूने अपने लिए खुद एक अच्छा खासा इंतजाम कर लिया। बदमाशी निकालो सारी इसकी। अरे साहब, अरे मार, अरे साहब, अरे बता तो दिया साहब, मार क्यों रहा है? अरे बस। अगर बबलू जेल में था तो फिर कौन हो सकता है? श्रीराम, बशेशर, माधुरी का कजिन राहुल या फिर कोई और? तुम इतनी रात को यहाँ क्या करने आए हो? थारे से ना मिलने आया, सरला से मिलने आया हूं। ले पीछे पकड़। आज अंग्रेजी पी लिए, देसी पीने वालों को 7वें आसमान में पहुंचा देती है अंग्रेजी शराब। हाँ, ये नोटों की गर्मी मन ने मत दिखाइए, निकल लो यहाँ से। भाई वाह भाई वाह, मारा गिद्दड़ भाई आज शेर बन गया है। आज से पहले तो तूने ऐसा कुछ भी काम ना किया। हिम्मत कहां से आ गई तारे में? बहुत नुकसान हो जाएगा तेरा। ले पकड़। तुमने मेरी जो पैसे लिए थे, मत पियो दारू, मत जाओगे। मैंने अपनी चोरी के भविष्य के खातिर ये सब शुरू किया था। अब जब वो ही नहीं, इस पैसे का क्या फायदा? सर, जिन 3 लोगों ने माधुरी की बॉडी चुराई थी, वो तीनों करनाल में पकड़े गए हैं सर। करनाल की पुलिस कल सुबह तक उन्हें हमारे हवाले कर देगी सर। हाँ सर, यही थे वो तीनों जो माधुरी की बॉडी लेके भागे थे। ठीक, जाओ। राजवीर, इन तीनों की इतनी खातिरदारी करो कि बिना पूछे सब बताए। अब ये साफ हो जाएगा कि माधुरी के पेट में जिसका बच्चा था कौन है और उसका इस केस से क्या था। ठीक है सर। तोड़ो बस इतना काफी है या और तोड़े? बोलो, कहाँ है माधुरी की बॉडी? सब वो तो हमने कब की फूंक दी साहब, सब कब की जला दी साहब हमने। क्या? क्यों जलाई? किसके कहने पे जलाई? बोलो। बताते साहब, मारना नहीं साहब, हम एक गैर कानूनी अबॉर्शन सेंटर के लिए काम करते हैं साहब, और उसी सेंटर के मालिक के कहने पे हमने उसे जलाया, क्योंकि हमारा मालिक चाहता था कि पुलिस को किसी तरह से कोई सबूत ना मिले और वो बच जाए। कौन है तुम्हारा मालिक? अब क्या कर दिया हमने? क्यों पकड़ लाए? काफी इंतजार किया है हमने, थोड़ा इंतजार तो तुम्हारा भी बनता है, पता चल जाएगा। राजवीर, इसके रिश्तेदारों को बुलाओ। अभी लाते हैं सर। आइए। समझ में आया क्यों उठा है? इन्होंने सब बक दिया है, तेरी बारी है। चल बोल। गांव में अबॉर्शन मत कराओ, जेंडर टेस्ट मत कराओ, ये ज्ञान बांटता था ना, और खुद ही इलीगल अबॉर्शन का सेंटर चलाता था। साहब, बहुत धन्य दिया हमने, अपने एरिया में बहुत आंदोलन करे, जेंडर टेस्ट मत कराओ, गर्भपात मत कराओ, फिर मैं खुद ही इनडायरेक्ट इनका मददगार बन गया और मैंने जेंडर टेस्ट करवाने का, गर्भपात कराने का क्लिनिक खोल दिया। चल अब इतने ही प्यार से ये भी बता, माधुरी को क्यों मारा? ना साहब ना, मैंने ना मारा। तो बॉडी के अंतिम संस्कार करने के लिए चुराई थी? ओ साहब, वो तो इसलिए निकलवाई थी कि नहीं तो राहुल फंसता। भाई बहन ने गंदगी मचा रखी थी, बहन के पेट में भाई का बच्चा था, और अगर आप डीएनए टेस्ट करवा लेते तो हमारे खानदान की क्या इज्जत रह जाती? थूकते लोग मारे पे। सच्चा दोस्त था ना तू अपनी बहन का, इतना सच्चा कि उसे प्रेग्नेंट कर दिया। सर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, माधुरी मेरी बहन थी सर। अच्छा,
लेकिन तेरा मामा बशेसर तो कहता है कि तेरा और माधुरी का अफेयर चल रहा था। अब किसकी बातों का विश्वास कर रहे हैं? वो जो खुद एक नंबर का झूठा और मक्कार आदमी है। और तू सच्चा है। तुम्हारे परिवारों में पट्टी नहीं, लेकिन तू और माधुरी रोज मिलते, फोन पे दिन में 10 बार बात करते थे। सिर्फ दोस्ती की वजह से 2 घर दूर तक तू अपने दोस्त को बचाने के लिए नहीं गया। जानता है क्यों? क्योंकि वो आग तूने लगाई थी। माधुरी को तूने मारा है। नहीं सर, आप मुझ पर बहुत गलत इल्जाम लगा रहे हो। तो माधुरी मेरी बहन थी, मैं ऐसा कैसे उसे, तब मैं इतनी गंदी हरकत सोच भी नहीं सकता। मुझे दुख सिर्फ इस बात का कि सिर्फ 2 घर दूर रखी थी, मैं उसे बचा नहीं पाया सर। माधुरी के सुसाइड या मर्डर केस से समाज में फैली तमाम दरिंदगी और गंदगी सामने आई थी। अगर कुछ सामने नहीं आया था तो वो था सच का पता कि आखिर माधुरी के साथ क्या और क्यों हुआ था। उसने आत्महत्या की थी या फिर उसे जलाकर मारा गया था? और उस अजन्मे बच्चे का बाप कौन था जो उसके गर्भ में पल रहा था? और तभी पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने समाज में फैली गंदगी और घिनौनेपन की सारी सीमाएं लांघ दी। सर, राहुल की मां बाहर बैठी है, वो आपसे मिलना चाहती है। उससे कहो कि मुझसे मिलने का कोई फायदा नहीं होगा। उसका बेटा इस केस में सस्पेक्ट है, उसे हम नहीं छोड़ सकते। अगर वो चाहे तो कोर्ट में बेल के लिए अपील कर सकते। लेकिन सर, वो राहुल को छुड़वाने नहीं आई है, बल्कि माधुरी का सुसाइड नोट आपको दिखाना चाहती है। सुसाइड नोट? साहब, ये चिट्ठी हमारे घर आज ही डाक से आई है। राहुल के नाम की थी, इसलिए मैंने खोल के पढ़ ली। एक्सपर्ट से कंफर्म करवाओ कि ये हैंडराइटिंग वाकई माधुरी की है या नहीं। अगर ये कंफर्म हो जाता है कि ये चिट्ठी माधुरी ने लिखी है तो हम आपके बेटे को छोड़ देंगे। अरे साहब, जब मैं अपनी जबान से कह रहा हूं कि मन ने मार दी हमारी लोगाई, तो आप मान क्यों नहीं रहे हो? बस अब मेरा फैसला भगवान के घर में होगा, वो ही करेगा हमारा हिसाब किताब। क्या हो रहा है सर? साहब, मैं कब से इनसे कह रहा हूं, ये मेरी बात ही ना सुनते। तो मैंने मार दिया उस डायन को, अपनी लुगाई ने। उसको उसके की एक ही सजा दे दी मैंने, राख बना के रख दिया उसे। और ठीक वैसे ही मारा जैसे हमारी बेटी मरी थी। एक पुरुष औरत को समझने का कितना भी दावा करे, लेकिन वो उस पीड़ा को कभी महसूस नहीं कर पाएगा जिससे एक औरत हर पल हमारे समाज में गुजरती है। वो सुरक्षा की भावना, वो नीचा दिखाने के लिए सबसे पहले उसके लड़की होने पर प्रहार करना, एहसास दिलाना कि तुम कमजोर हो, तुम सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज हो, तुम अपराधी हो क्योंकि तुम लड़की हो, तुम्हें जन्म से पहले ही मारा जा सकता है क्योंकि तुम खानदान को आगे नहीं बढ़ा सकती। लेकिन कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। हालात पहले से कुछ सुधरे, संघर्ष जारी है, इसलिए यकीन है कि बेहतर होते हुए औरत और मर्द के बीच फर्क करने की यह मानसिकता जल्द ही खत्म होगी। बबलू को माधुरी के बलात्कार के लिए, श्रीराम को सरला को जलाकर कत्ल करने के लिए और बशेसर को माधुरी के बलात्कार और गैर कानूनी गर्भपात क्लिनिक चलाने के लिए गिरफ्तार किया गया। ये सभी इस वक्त न्यायिक हिरासत में। क्राइम पेट्रोल के सभी दर्शकों से गुजारिश है कि हम औरतों को, लड़कियों को देवी भले ही ना समझें, लेकिन उनका जो जायज हक है वो उन्हें जरूर दें कि वो भी इंसान हैं और उन्हें भी खुलकर बराबरी से जीने का हक है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी जुर्म की एक और कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सब। जय। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। जीवन जीने की जरूरतें जोड़ते जोड़ते जीवन गुजर जाता है और हाथ लगते हैं खुशियों के चंद लम्हे और टूटी बिखरी उम्मीदों के दिन, महीने और साल। इंसान जो चाहता है वो हर बार उसे नहीं मिलता और जो उसे मिलता है वो कई बार उसे पसंद नहीं आता। न चाहते खत्म होती हैं न उम्मीदें। इसीलिए तो कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। और उम्मीद रखना अच्छा है, लेकिन गलत उम्मीद उतनी ही खतरनाक है। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा लो दुदू आ गया। ललनवा लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो।
जीवन चुनौतियों से भरा है, कोई भी लक्ष्य आसान नहीं है। इंसान अपने सपनों, अपनी उम्मीदों के बस्ते को अपने कंधे पर लादे निरंतर अपने मंजिल की ओर भागता रहता है। कभी उम्मीदें जवाब दे जाती हैं, कभी प्रयास असफल हो जाते हैं और कभी कभी इंसान गलत रास्तों पर उम्मीद लगा देता है, खतरनाक, अनैतिक और जुर्म के शॉर्टकट पर निकल पड़ता है। ऐसे में उम्मीद का कंधों से सरक जाना, अधर में झूल जाना आश्चर्य की बात नहीं है। मुंबई की इस अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर एक नौजवान की लाश झूल रही थी। जाने ये क्या माजरा था। सर प्रवीण कहीं नहीं मिल रहा है, वो कहीं नहीं मिल रहा है। मैंने हर जगह देख लिया उसे, वो कहीं नहीं मिल रहा है। ये प्रवीण क्या लगता है आपको? मैं प्यार करती हूँ उसे, आई लव हिम। आप रिपोर्ट क्यों नहीं लिखते? रिपोर्ट लिखिए ना, उसे ढूंढिए। मैंने हर जगह देखा वो। रुकिए मैडम, गुमशुदगी की रिपोर्ट सूचना मिलने के 24 घंटे के बाद लिखी जाती है, तब तक सब्र कीजिए, आप आ जाएगा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? उधर वो गुम हो गया, उसे ढूंढने की बजाय मुझे कानून बता रहे हैं। आप ढूंढिए उसे, ढूंढते क्यों नहीं उसे? क्या हो रहा है? क्यों शोर बजा रही हैं आप? शट अप, आई सेड शट अप। यू शट अप। ये थाना है, आपका घर नहीं। धीमी आवाज में बात करिए। और जोर से शोर मचाऊंगी, और जोर से, अगर आप प्रवीण को नहीं ढूंढेंगे तो। मनीषा, दूर रहना, मेरे पास मत आना। आप प्लीज प्रवीण को ढूंढिए। बहुत उछल कूद कर रही है ना। लेके जाओ उसे, बुलाओ उसके माँ बाप को इधर। आप ढूंढते क्यों नहीं प्रवीण को? छोड़ो मुझे, प्रवीण को ढूंढिए आप। पुलिस वालों पे हाथ उठाया आपकी बेटी ने। तो माफ कर दीजिए सर, वो क्या है, जब उसको गुस्सा आता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है सर, बस। हमें माफ कर देना, बच्ची है। बच्ची नहीं है मैडम, अपने लवर की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आई थी वो यहाँ। लवर? जी। कौन लवर सर? प्रवीण। प्रवीण? नहीं, प्रवीण तो भाई है उसका, अंशिका का चचेरा भाई। पर उसने तो हमें लवर बताया। नहीं सर, मुझे लगता है शायद सुनने में गलती हो गई है। वो उसका कजिन ब्रदर, मतलब मेरे बड़े भाई का बेटा है। अंशिका, प्रवीण क्या लगता है तुम्हारा? भाई। लेकिन तुमने तो कहा था तुम उससे प्यार करती हो। सर वो भाई को भी तो प्यार ही करते हैं ना। प्रवीण महाजन अभी तक आए नहीं सर, कल भी नहीं आए थे और उनका फोन भी बंद आ रहा है। अपनी मैनेजर सोनम शर्मा को बुलाओ। सर सोनम मैडम भी नहीं आई अभी तक, 2 दिन से वो भी नहीं आई है। सर मैंने प्रवीण के घर भी पता किया, 2 दिन से वो वहां भी नहीं लौटा है। ये आपकी मैनेजर सोनम शर्मा कहाँ रहती है? इधर पास ही में, शक्ति नगर। एड्रेस दीजिए। आप बता सकते हैं कहाँ गए हैं ये लोग? जी मालूम नहीं सर, सूरज सुबह बच्चे को मेरे पास देके गया और उसकी माँ सोनम 2 दिन से ऑफिस से लौटी नहीं है। कदम, सोनम को फोन लगाया? लगाया था सर, पर रीचेबल नहीं है। उसके पति सूरज का? लगाता हूँ सर। हेलो, सूरज शर्मा। अब सूरज शर्मा को फोन किया है तो सूरज ही बोलेगा ना। कहाँ हो तुम? हम कहीं भी हो, तुम कौन होते पूछने वाले? सब इंस्पेक्टर गोविंद कदम। कहाँ है तू? अरे साहब मैं तो यहीं पर हूँ साहब। अरे भाई सही से पकड़, कंधे से हाथ निकल जाएगा मेरा। बीवी कहाँ है तेरी? क्या मालूम साहब। कब से लापता है? नहीं साहब, मेरी बीवी लापता नहीं हो सकती। वो तो हर वक्त काम काम काम, दिन में काम, रात में काम। सब उसको फुर्सत ही नहीं लापता होने की। शिंदे, घर छोड़ के आओ। अरे चलिए आप लोग, चलिए जाइए, चलिए अपने अपने घर जाइए। सर अभी तो ये कुछ भी बोलने लायक नहीं है। कदम, एक बात समझ में नहीं आई, प्रवीण और सोनम दोनों ही गायब हैं, एक साथ एक ही दिन। इन दोनों के बीच कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। ये प्रवीण और सोनम के दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। सर ये सोनम और प्रवीण के कॉल रिकॉर्ड्स। इनके कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 17 तारीख को जिस दिन जिस वक्त से सोनम और प्रवीण गायब हुए, उन दोनों की फोन लोकेशन एक ही एरिया में थी, आनंद लोक में, और इन दोनों के फोन भी स्विच ऑफ एक साथ हुए। इन दोनों के बीच बातचीत का पैटर्न रेगुलर सा ही है।
प्रवीण और सोनम। छुइए मत, छुइए मत, प्लीज लेके जाओ। सर, सुसाइड करने के लिए इतनी दूर आना बड़ा अजीब है। यहाँ आना इसका कोई डेली का रूटीन नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि ये यहाँ खुद आया या ऐसे कोई लेके आया। तो सर फिर तो ऐसा सुसाइड या मर्डर कुछ भी कह सकते हैं। ये देखो, कमीज फटी हुई है, ये खरोंच के निशान, ऐसा लगता नहीं जैसे इसे यहाँ घसीट के लेके आया हो। हाँ सर। इस लड़की के भी कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ सर। सर, ये अंशिका के कॉल रिकॉर्ड। प्रवीण और अंशिका के बीच में काफी बातें होती थी। लगता है अंशिका और उसका कजिन प्रवीण एक दूसरे से काफी क्लोज थे। डेली 10 से 15 कॉल, कभी कभी तो घंटे घंटे भर बातें। लगता है इन दोनों के बीच में कोई चक्कर चल रहा था सर। तभी उस दिन अंशिका जब थाने आई तो प्रवीण को अपना लवर बता रही थी। मैं प्यार करती हूँ उसे, आई लव हिम। लेकिन माँ बाप को सामने देख के मुकर गई। अंशिका, प्रवीण क्या लगता है तुम्हारा? भाई, मामला टेढ़ा है कदम, जरा होशियारी से। सर, और हाँ, वो सोनम की कोई खबर? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। हमने हर तरफ अलर्ट कर दिया। सर, पापा ने मरवा दिया प्रवीण को। पापा ने? क्यों? मैं और प्रवीण एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन तुमने तो उस दिन बोला था कि प्रवीण तुम्हारा कजन है, भाई है वो तुम्हारा। हाँ सर, उस दिन पापा सामने थे तो उनके डर से बोला। पापा की नजर में, दुनिया की नजर में रिश्ता गलत है, इसीलिए तो पापा ने पहले उसे बिजनेस से निकाला और उसके बाद उसे मरवा दिया। और ये सोनम, वो भी तो प्रवीण के साथ काम करती थी, गायब है वो भी। जानती हो उसे? हाँ सर, जानती हूँ। वो तो सिर्फ प्रवीण की एम्प्लॉय थी और उससे ज्यादा कुछ नहीं जानती सर। तो सर, पापा ने प्रवीण को मरवा दिया। एक बेटी अपने बाप पर हत्या का आरोप लगा रही थी। एक लड़की अपने भाई के साथ प्रेम संबंध को जायज बता रही थी। क्या प्रवीण की हत्या और सोनम की गुमशुदगी के बीच में कोई संबंध है? जी बिल्कुल नाराज थे सर। आप ही बताइए, किसी भाई बहन के बीच अगर ऐसा रिश्ता होगा तो कौन बर्दाश्त करेगा सर? समाज में उठना बैठना बंद हो गया था सर। इसीलिए आपने अपने भतीजे को मार डाला। अरे नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप ही की बेटी आपके भतीजे की हत्या के लिए आप दोनों को जिम्मेदार ठहरा रही है। अरे पागल है सर मेरी बेटी, मैं सच कहता हूँ। वो कुछ भी करती है, कुछ भी बोलती है, उसका दिमाग ठीक नहीं है सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। ओके सर। इनकी बेटी अंशिका का दिमाग वाकई में सही नहीं लगता, कुछ भी कर सकती है वो। कदम कहीं ऐसा तो नहीं ये 3 तरफा प्यार मोहब्बत का चक्कर हो। मेरा मतलब सोनम, अंशिका और प्रवीण के बीच। लेकिन सर, इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स और फोन लोकेशन डिटेल्स में तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया। कदम, आज का अपराधी बहुत स्मार्ट है, क्राइम लोकेशन पर वो फोन नहीं लेके जा सकता। ठीक है सर, मैं इंक्वायरी करता हूँ। खासतौर से सोनम के बारे में, उसकी भी कोई खास जानकारी नहीं है हमारे पास। सर, सर, काम में तो बहुत सही है सोना मैडम। अपने प्रवीण सर का सारा बिजनेस संभाला हुआ है उन्होंने। उन दोनों के बीच कोई खास रिश्ता? नहीं सर, खास तो कुछ नहीं, बस काम का ही रिश्ता है, समझ लीजिए। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो उन दोनों के बीच? नहीं सर, कभी झगड़ते नहीं देखा उन दोनों को। सब पानी। थैंक यू। सुनो। जी साहब। क्या बात है? देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं, जो भी बताओ। साहब, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ साहब। कुछ नहीं होगा, बोलो। साहब, ये सोनम शर्मा है ना साहब, बहुत चालू है साहब। चालू मतलब? साहब, पहले ना महाजन साहब के यहाँ आई थी, मैं भी वहां था साहब। साहब, ये मोती, मनके, लच्छे, पायल हम सब बनाए अपने गांव में। आप एक बार देख लीजिए ना। देखो, ये यहाँ पे खरीदी नहीं होती है,
फैक्ट्री है हमारी, बहुत कुछ बनता है वहाँ पे। तुम इसे कहीं और ले जाकर बेचो, ठीक है? साहब हमें नौकरी दे दीजिए ना, हम बड़े अरमान लेकर आए अपने गांव से। नौकरी वोकरी नहीं है मेरे पास। साहब भले 4 पैसे कम दे दीजिएगा, पर हमें काम पर रख लीजिए, हमें बहुत जरूरत है काम की। अरे बोला ना, नौकरी वोकरी नहीं है मेरे पास, चलो जाओ। पर साहब, माथुर साहब, वो परचेस वाली फाइल सुबह रेडी करके रखना, बड़े साहब मांगेंगे। साहब सुनिए। अरे तुझे तो जाने को बोला था ना मैंने। साहब हमें नौकरी पर रख लीजिए ना, आप जो भी कहेंगे। अच्छा चल आजा, बात करते हैं, बैठ गाड़ी में। साहब आपके घर में काम पर लग गई वो, बड़ी चालू है साहब। ठीक है तुम जाओ। जी साहब। साहब झूठ बोल रहा है चपरासी, सब जलते हैं मेरी बीवी से साहब। जलते थे? क्यों जलते हैं? सब गांव की लड़की 10वीं पास, इतनी जल्दी तरक्की जो करने लगी। मतलब वो जो बोल रहा है वो सही नहीं है? साहब सब बकवास है साहब, मैं ठहरा बेवड़ा आदमी, महीने के 2000 रुपए कमाता हूँ, वो भी दारू पे उड़ा देता हूँ साहब। ये जो घर है ना, सोनम का खरीदा हुआ है साहब। ये सोफा, ये टीवी, अंदर फ्रिज साहब सोनम ने खरीदा है साहब। ये घर ही उसके पैसों से चलता है। अच्छा वो सब तो ठीक है, ये बता वो तेरे को छोड़ के क्यों गई? साहब वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती साहब, वो तो मुझ पे जान देती है। तुम अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, यहाँ तबीयत तुम्हारी खराब होती है और जान मेरी निकल जाती है। सूरज उठो। हाँ। उठो, चलो घर चलते हैं। अरे आ गई मेरी सोनम। हाँ आ गई तुम्हारी बीवी, उठो। मेरी जानी आ गई लो, पकड़ लो। सोनम। बैठ जाओ। ये देख दारू पी के रोज का है। हंसता किस पे? मुंह तोड़ दूंगा तेरा। छोड़ो उन्हें, बीवी है मेरी। संभाल के। हाँ पकड़ लो मुझे, पकड़ो। हाँ सर वो चपरासी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। सोनम जी का काम देख के ही मैंने उन्हें यहाँ पे काम पे रखा था, काफी मेहनती है वो। सर एक बात कहूँ, यहाँ पे काफी लोग हैं जो सोनम जी की तरक्की से जलते थे, और ये जो चपरासी है ना, 2 नंबरी आदमी है सर। वो सिर्फ और सिर्फ सोनम जी से बदला निकाल रहा था। किस बात का बदला? रंगे हाथों पकड़ा था उसे चोरी करते हुए सोनम जी ने। पवन रुको। क्या हुआ मैडम? क्या ले जा रहे हो इसमें? खोलते मैडम, खाली डब्बा है। खोल के दिखाओ। खोल के दिखाओ। कुछ नहीं है मैडम। तो खोल के दिखाओ, लाओ। क्या हुआ मैडम? ये डब्बा है। हाँ सनक सवार थी, कईयों ने तो उसे बोलते हुए सुना था यहाँ पे। क्या? यही कि सोनम जी को और प्रवीण जी को छोड़ेगा नहीं, सबक सिखाएगा। सर मुझे तो लगता है ये चपरासी ने ही सोनम जी का और प्रवीण जी का कुछ किया है। मुझसे गलती हुई थी, मैंने चोरी की थी और मैं उसके लिए माफी भी मांग चुका था साहब। लेकिन क्या साहब मैं इसके लिए किसी को मारूंगा क्या साहब? साहब मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ साहब, मैंने किसी को नहीं मारा है साहब। मैनेजर झूठ बोल रहा है। मैंने आपको बताया ना साहब, मैनेजर का और सोनम का रिश्ता था साहब, उसका तो चक्कर चल रहा था उसका। मैनेजर तो क्या साहब, उसने महाजन साहब को भी नहीं छोड़ा साहब। क्या? हाँ साहब, प्रवीण साहब ने अपना काम अलग से नहीं किया था साहब, वो भी महाजन साहब के साथ ही काम करते थे जब उनकी कंपनी नहीं बनी थी। काका ये पिछले हफ्ते की से पिछले 4 महीने में सबसे ज्यादा। गुड। अरे तुम रहने दो ना, हम बनाते हैं। वेल डन, बधाई हो भाई। काका बधाई मुझे नहीं, इसे दीजिए। ये सोनम है, पिछले हफ्ते ही आई है, बहुत मेहनत कर रही है। सर मैंने इसे काम पे लगाया है। सर शक्कर 1 चम्मच ना। हाँ, लेकिन तुम्हें किसने बताया कि मैं सिर्फ 1 ही चम्मच लेता हूँ? काका सब पता है इसे, काफी टैलेंटेड है, ऑफिस का काफी काम संभाल रखा है इसने। गुड। आइए दिनेश जी। सर ये आपकी चाय। थैंक यू। सर ये मैंने कुछ डिजाइन तैयार किए हैं, आप एक बार देख लेते तो। ये झुमके हैं, और सर ये कड़े, और सर
सर ये नेकलेस देखिए ना, इसमें कितनी बारीक कारीगरी करी है। एक काम करो, ये कार्ड रखो, सामने कॉल करो। महाजन साहब के साथ शाम को एक मुलाकात के बाद सोनम की काया पलट हो गई थी। दिनेश जी, वो बिक्री वाली फाइल मेरे कैबिन में लेके आइए। ओके मैम। 1 कप चाय, 3 चम्मच चीनी के साथ। बकवास कर रहा है सर ये चपरासी, उसका दिमाग खराब हो गया। मेरे और सोनम के बीच में ऐसा कुछ नहीं है सर। लेकिन आपके चपरासी ने तो पूरी डिटेल कहानियां बना रहा है सर, और क्यों ना बनाए। सोनम ने उसे चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था। ये डब्बा है? हाँ, चोरी कर रहे थे। क्या हुआ सोनम, क्या हो रहा है? देखिए सर, चोरी कर भाग रहा था। चोरी करके भाग रहा था? इन्वेंट्री में मिल नहीं रहा था, मुझे इस पर शक हुआ, तलाशी ली, सब इसके पास मिला। कभी नहीं चोरी करता है? रुक, पुलिस को फोन लगाओ। तेरे जैसे हरामखोर लोगों को तो पुलिस का हवाले कर देना चाहिए। फोन लगाओ। जाने दीजिए ना साहब, जाने दीजिए ना साहब। सर ये तो सोनम का दिल अच्छा था, मैंने सोनम और प्रवीण के कहने पे ही उससे पुलिस के हवाले नहीं किया था, नौकरी से निकाल दिया बस। अब वो प्रवीण की कंपनी में उधर चला गया, इसलिए बदला निकाल रहा है मुझसे और मेरी कंपनी से। किसी भी इंसान को समझ पाना आसान नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति के बारे में एक नजरिया कायम कर लेना भी गलत है। सूरज के लिए सोनम एक आदर्श बीवी, एक प्रोफेशनल और उसकी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा थी। लेकिन सोनम के दायरे में ऐसे कई लोग थे जो उसके बारे में बिल्कुल उलट राय रखते थे। एक औरत जो एक नहीं कई मर्दों के साथ नाजायज संबंध बनाए हुए थी। एक लड़की जो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए हर मर्यादा को पार कर सकती थी। पुलिस के लिए सोनम की सच्चाई साबित करना, सोनम की गुमशुदगी और प्रवीण की हत्या की गुत्थी को सुलझाना निहायत जरूरी था। घर और ऑफिस के अलावा बस अब एक पड़ोसी बचा था जो पुलिस को सोनम के बारे में सही तस्वीर दिखा सकता था। पुलिस ने सोनम के पड़ोस में लोगों से बात की तो ज्यादातर का कहना था कि सूरज भले ही शराबी था, जो कमाता था दारू में उड़ा देता था, पर वो अपनी बीवी सोनम से बहुत प्यार करता था और सोनम भी अपने शराबी पति की बहुत सेवा करती थी, उससे बेइंतहा प्यार करती थी। पुलिस ने सोनम और प्रवीण के सभी बैंक अकाउंट्स और ट्रांजैक्शंस की डिटेल में तहकीकात की। होटलों में ठहरना, खाना पीना, खर्चे सभी चेक किए गए, लेकिन इनमें से किसी से भी इस बात का कोई सुराग नहीं मिला कि सोनम का प्रवीण के साथ या फिर किसी और के साथ कोई अफेयर चल रहा हो। यह केस पुलिस के लिए एक पहेली की शक्ल अख्तियार करता जा रहा था। क्या प्यून दिनेश सरासर झूठ बोल रहा था, और अगर हाँ तो क्यों? किसने मारा था प्रवीण को, और इस वक्त सोनम कहाँ है? तेरी जबान खींच लूंगा। पुलिस को क्या बक रहा था? तेरी जबान खींच लूंगा। साहब वो आदमी झूठा है, 1 नंबर का चोर है। साहब आपको मालूम है सोनम ने ना चोरी करते हुए पकड़ा था उसको ऑफिस में। मैंने खुद ही बोला था ना साहब, मैंने चोरी की थी साहब, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं कुछ भी गलत करता रहूंगा साहब। और जिसने मलाई खाई है साहब वो खुद से कैसे मानेंगे साहब? साहब एक बार मुझे जाने दो उस चपरासी के पास, इतना मारूंगा उस चपरासी को, मेरी सोनम का नाम खराब किया। अंधा है साहब वो बेवड़ा उस औरत के प्यार में अंधा है, और वो उसकी औरत 1 नंबर की चालू है साहब। मैं तो बोलता हूँ साहब उसका परवीन साहब से चक्कर चल रहा था साहब, नहीं तो परवीन साहब उसे अपनी नई कंपनी में क्यों लेकर आते, वो भी 3 गुना तनख्वाह में साहब। सोनम तुम मेरे साथ चलो, मेरे लिए काम करो, अपनी खुद की कंपनी डालूंगा मैं। क्या बकवास करते हो प्रवीण, ये मेरी कंपनी की एम्प्लॉई है। ओके एम्प्लॉई है मगर अब नहीं रहेगी, तुम चलो, यहां से 3 गुना ज्यादा तनख्वाह दूंगा तुम्हें। नहीं सोनम, सोनम बोलो। साहब इलाज कराओ उस चपरासी का, दिमाग खराब हो गया उसका। मेरी सोनम अपनी मेहनत और हुनर से ऊपर आई है साहब। मैं कहाँ कहता हूँ साहब कि मेहनत और हुनर नहीं था उस औरत में, मेहनती भी थी और हुनर भी था उसमें। अब आप ही बोलो साहब, कोई इतने कम समय में इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर लेगा? चालू पन्ने से साहब आप एक बार उस सोनम को पकड़ो साहब, उसके बाद में सच का सच और झूठ का झूठ सब पता चल जाएगा। अगर मेरी बात गलत निकले ना तो आपका जूता और मेरा सर साहब।
सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। 5 लोगों की मौत हुई है, 2 आदमी, 2 औरतें और 1 बच्चा, और 8 लोग घायल हैं। सर एक अजीब बात सामने आई है। क्या? एक बॉडी के पास कुछ चीजें मिली हैं, एक आईडी, लेडीज पर्स और एक मोबाइल। आईडी किसकी है? सोनम शर्मा का, और शायद मोबाइल भी उसी का है। बस्ती में आग, आग में झुलसी औरत की एक लाश, और लाश के पास सोनम के नाम का आइडेंटिटी कार्ड, मोबाइल और कुछ सामान। ये सब पुलिस को कुछ अजीब उलझन में डाल गया। प्रवीण की हत्या की पहेली अब भी अनसुलझी थी। पुलिस को शक था कि प्रवीण का संबंध सिर्फ अंशिका से ही नहीं, शायद सोनम के साथ भी था। सोनम और अंशिका अब दोनों उसकी हत्या के आरोपी थे। लेकिन पुलिस को सोनम की लाश मिल गई थी, यानी कि शक की सुई पूरी तरह से अंशिका पर आकर रुक गई थी, और सोनम के नाजायज संबंधों के हवाले ने सोनम के पति सूरज को भी शक के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया था। खुशी बेटा, खुशी बेटा, दूध पी ले बेटा। बेटा मानते तुम्हारी नजर अम्मा को ढूंढ रही है, हम पियक्कड़ हैं बेटा, बेवड़े हैं, पर बेटा ये सब दूध पी ले बेटा, तबीयत खराब हो जाएगी वरना बेटा। बेटा दूध पी ले बेटा, थोड़ा सा दूध पी ले बेटा। अच्छा बेटा, आ रही अम्मा, आ रही है, आ रही है, आ रही अम्मा, आ रही बेटा, ले ले ले। अच्छा बेटा। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब, इसकी माँ मिली क्या साहब? एक लाश मिली है सूरज, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा उसकी पहचान करने के लिए। लाश? हाँ। नहीं साहब, वो मेरी बीवी नहीं हो सकती, वो कोई और होगी साहब, अब एक बार ध्यान से देखो। लेकिन पहचान करने के लिए तो चलना पड़ेगा ना साहब। मेरी बीवी मर नहीं सकती साहब, नहीं वो नहीं मर सकती। अरे सूरज, आप जाओ साहब, आप जाओ, पड़ेगा। अब जाओ। या तो ये कुछ छुपा रहा है, या फिर इसे अपनी बीवी की गुमशुदगी और मौत से कोई लेना देना नहीं है। कदम, मुझे तो अब भी ये मामला 3 लोगों के बीच का लगता है, अंशिका, सोनम, प्रवीण, जिसमें से 2 लोग मारे जा चुके हैं, और अब हमारे सवालों का जवाब तीसरा जना ही दे सकता है। यानी अंशिका महाजन? करेक्ट। एक काम करो, तुम सोनम के परिवार में से किसी को भी बुला के उस लाश को आइडेंटिफाई करवाओ। मैं इस अंशिका महाजन से बात करता हूँ। सर। तुम फ्रेंड हो इसके? जी सर। बॉयफ्रेंड? नहीं सर, सिर्फ फ्रेंड्स। एक्चुअली हम कॉलेज में साथ में। तो प्रवीण की हत्या में तुम भी इसके साथ? ये क्या बोल रहे हैं सर आप? मैं प्रवीण की हत्या करूंगी? मैं उससे प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, उसी प्यार के लिए अपनी फैमिली से लड़ रही थी। और सोनम? मैं नहीं जानती उसे, मैं बस इतना जानती हूँ कि वो पापा की कंपनी में काम करती थी और प्रवीण के साथ। देखिए सर, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, 17 को जिस दिन प्रवीण की डेथ हुई थी उस दिन हम कॉलेज में थे। और 20 को? 20 तारीख को? सर 20 तारीख को क्या हुआ था? 20 तारीख को सोनम की लाश मिली थी हमें, वो भी जली हुई। सोनम का पति हमारी जाति का नहीं था सूरज, फंसाया था उसने हमारी बेटी को, और यहां भाग आया शहर में। पूरी बिरादरी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे साहिब हम। बिरादरी से बाहर निकाल दिए गए थे, इज्जत उछल गई थी हमारी, और वो बेवड़ा कोई काम नहीं करता था, उल्टा मेरी बेटी कमा के खिलाती थी उसको, और बदले में वो क्या देता था? लात घूंसे। झूठ बोल रहा है साहब बुढ़ा। हम दोनों गांव से भागे थे, पूरा समाज हमारे खिलाफ हो गया था, तो हमने भाग के शादी कर ली। पर ये क्या इज्जत की बात कर रहे हैं? मेरी बीवी मुझे कमा के खिलाती थी तो पैसे तो उनको भी भेजती थी, बेटी का दिया हुआ खा रहे थे तब इज्जत नहीं गई उनकी। नोच नोच के खा गए साहब अपनी बेटी को। तो क्या हो गया, बेटी से जो पैसे ले लिए तो? और वैसे भी बेटी की कमाई पर माँ बाप का हक होता है ना साहब। बेटी हमें अपनी मर्जी से पैसे भेजती थी साहब, हमने कभी मांगे नहीं उससे, और यही बात सूरज को खटकती थी, और इस वजह से मारता था हमारी बेटी सोनम को वो। और आखिर मार ही दिया उसने उसे साहब। ठेके पे पड़ा रहता है दिन भर, पर बीवी पर हाथ नहीं उठाया उसने कभी। सोनम के माँ बाप तो जब जब गांव से आते सूरज को जली नहीं करते रहते थे। सूरज ने कभी पलट के सोनम के माँ बाप को जवाब नहीं दिया, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बीवी की बहुत इज्जत करता था। साहब अगर मैं उसके परिवार से इतनी नफरत करता तो उसकी छोटी बहन और उसके पति को मैं यहाँ आने देता, उसके पति को नौकरी दिलवाने में मदद करता साहब क्या मैं? उसकी बहन भी इधर ही रहती है? हाँ साहब, उसकी छोटी बहन सीमा और उसका पति सुनील। बड़ी बहन की मौत हो गई और अब तक सामने नहीं आया वो लोग? कहाँ रहते वो?
नमस्ते साहब। ये सोनम शर्मा की बहन इधर ही रहती है? जी जी साहब। बुलाइए उसको, हमें कुछ बात करनी है। वो तो इधर नहीं है। तो कहाँ गए फिर? हमको पता नहीं है साहब, हम खुद ड्यूटी करके 5 दिन के बाद लौटे हैं। इधर आए तो देखे ताला मार के कहीं निकली हुई है। हम पूछे थे आस पड़ोस में, पर किसी को पता नहीं कहाँ गई साहब। काम क्या करते हो तुम? हम तो ट्रक चलाते हैं साहब, मुंबई से लखनऊ। सोनम की अपनी सगी बहन सीमा लापता पाई गई। 2 हत्याएं, एक गुमशुदगी और कई नाजायज संबंध। क्या इन सब के बीच में कोई रिश्ता है? सर, सीमा के पड़ोस में पता किया, उधर बता रहे 20 तारीख को शाम में सीमा घर में ताला लगा के निकल गई थी। मतलब कि जिस रोज बस्ती में धमाका हुआ? जी सर। सर, सीमा के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक उसके फोन की लास्ट लोकेशन उसी एरिया की थी जहां पे धमाका हुआ, उसी दिन, धमाके से कुछ देर पहले। सर, आपको नहीं लगता कि यह धमाका एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक साजिश के तहत किया गया है? हो सकता है इसमें सीमा का हाथ हो। लेकिन सीमा सोनम का मर्डर क्यों करेगी? बहनों में कोई रंजिश रही होगी। एक काम करो, सीमा के फोटोग्राफ्स आसपास के थानों में सर्कुलेट करवाओ, खासतौर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लगवाओ। शायद किसी ने उसे शहर छोड़कर जाते हुए देखा हो। सर, एक बात और, सीमा के कॉल रिकॉर्ड में सोनम के ऑफिस का भी नंबर मिला है। लेकिन ये सीमा के कॉल रिकॉर्ड्स में सोनम के ऑफिस का नंबर आया कैसे? हाँ सर, जानता हूँ इसको। 3 महीने पहले सोनम मैडम लेके आई थी इसको, कुछ काम चाहिए था। तो मिला कहाँ? प्रवीण सर बोले कि रख लो, बट सर बहुत ही बकवास वर्कर थी, एक नंबर की कामचोर और आलसी। क्या है ये? सारा का सारा माल डिफेक्टिव है। तुम्हें काम पे रखा क्यों था मैंने कि क्लाइंट के पास सारा माल जांच परख होने के बाद जाए, और तुमने क्या भेजा उनको? ये सब सारा माल वापस आ गया और वो अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। पर सर मैंने तो जांच की थी। बकवास बंद करो और निकल जाओ यहां से। पता नहीं कहां से आ जाते हैं। हाँ साहब, सीमा बहुत नाराज थी सोनम से। वो प्रवीण साहब के सामने सीमा का साथ नहीं दिया ना सोनम ने। तो तू मुझ पे क्यों भड़क रही है? मैंने क्या किया? यही तो, तूने कुछ नहीं किया। तो मैं क्या करती? गलती तो थी ना तेरी। तूने क्लाइंट को सारा गलत माल दे दिया। तेरी वजह से हमारी कंपनी को पता है कितना नुकसान हुआ है। हमारी कंपनी? बढ़िया कंपनी वाली? शर्म नहीं आती तुझे? इसने तेरी बहन के मुंह पर थूक दिया और तू उसकी तरफदारी कर रही है। अरे थोड़ी तो शर्म कर। और सुन तो, कहीं तेरा कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा उसके साथ? चुप कर, क्या बक रही है तू? सर, लड़ाई तो हुई थी पर बाद में दोनों में सुलह हो गई थी। दोनों बहनों में बड़ा प्यार था साहब। क्या दीदी, अभी भी नाराज हो क्या मुझसे? माफ कर दो ना। तुम तो जानती हो ना, जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तो इलाज करा ले अपने दिमाग का। वो भी करा लूंगी ना, पर अभी तो माफ कर दो। चाहे तो 2 थप्पड़ मार लो मुझे, मार लो मुझे, तुम्हारा जी हल्का हो जाएगा। पर प्लीज मुझे माफ कर दो ना। छोड़। माफ किया ना? कर देना। अब तो बिट्टू भी बोल रही है ना। किया माफ? किया ना? कर देना। अच्छा, हाँ, किया ना। सर, सुलह तो हो गई, पर यह भी तो हो सकता है कि वो सब दिखावा हो और सीमा के मन में फिर भी नाराजगी रह गई हो। पर कदम, ये अपराध अकेले सीमा के बस का नहीं। जरूर किसी ने उसका साथ दिया होगा। ये सीमा के कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा चेक करने होंगे हमें। बिस्किट खाइए बेटा, बिस्किट खा बेटा, बिस्किट खा बेटा। सर, सीमा के कॉल रिकॉर्ड से तो लगता है कि वो किसी डॉक्टर मधु कुमारी के पास जाया करती थी। ये सीमा किस बीमारी का इलाज करवा रही थी आपसे? वो एक्चुअली डोमेस्टिक अब्यूज का केस था। पति मारता था उसको। तो फिर आपके पास क्यों? चोटें आ जाती थी उसके शरीर पर। बहुत बेरहमी से मारता था उसका पति। 2 बार तो आंखें फूटते फूटते बची हैं सीमा की, और सिगरेट से सारा बदन दाग दिया था। पीठ पे जलने के निशान थे उसके। सीमा की डॉक्टर ने सीमा पर हो रहे डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में पुलिस को खबर करना तक जरूरी नहीं समझा, और उसकी यही छोटी सी गलती एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन गई। समाज अगर ना जागे तो एक छोटे से जख्म को भी पूरे शरीर में फैलते देर नहीं लगती, फिर वो चाहे शराब का जहर ही क्यों ना हो। खुशी बेटा, खुशी मेरी बेटी गाना सुनाएगी, लोरी सुनाएगी मेरी अच्छी। देख बेटा, बम्बई की लोरी बेटा। खुशी कहाँ है बेटा? बेटा खुशी, खुशी बेटा, खुशी बेटा, खुशी खुशी। बताते साहब। हाँ साहब, हम सीमा को मारते थे साहब। और बाद में फिर सीमा को मार ही दिया, है ना?
नहीं साहब, हम नहीं मारे सीमा को जान। तो फिर कहाँ है सीमा? मालूम नहीं है साहब। तूने ही सीमा को मारा और बाद में प्रवीण और सोनम को भी। हम किसी को नहीं मारे हैं। और उस प्रवीण को क्यों मारेंगे साहब? हम तो उसको जानते भी नहीं थे साहब। साहब, हत्या हुई है हमसे, हत्या की हमने साहब। हम अपनी बीवी के लायक भी नहीं है साहब, तभी तो वो हर मर्द के साथ सोती थी। प्रवीण, महाजन, मैनेजर, सबके साथ बिस्तर गर्म किया उसने साहब। पर साहब मुझे लगा कभी तो उसकी पैसों की भूख, बड़ा बनने की भूख खत्म होगी और वो सिर्फ मेरी होगी। इसलिए साहब इंतजार करता रहा उसका, पीता रहा, झूठी उम्मीद में जीता रहा कि कभी तो लौटेगी सोनम अपने सूरज के पास। सर सीमा का मोबाइल एक्टिव हो गया है। लोकेशन पार्कवी होटल, शंकर रोड। साहब, मैं अच्छे से जानती हूँ अपने पति को। वो बहुत प्यार करता था मुझसे। बेचारा मेरी वजह से इतने दुख सह रहा था, लेकिन मुझे जिंदगी से और भी बहुत कुछ चाहिए था जो मेरा पति मुझे कभी नहीं दे सकता। फिर भी तो हमें अलग होना पड़ता ना। कब तक मैं उसका बोझ उठाती। अपनी बहन सीमा को तुम्ही ने गांव से बुलाया था ना? हाँ साहब, मैंने ही बुलाया था। उधर गांव में दोनों की हालत बहुत खराब थी। यहाँ मैंने उसके पति को नौकरी पर लगवा दिया, लेकिन उसने मेरी बहन की जिंदगी नर्क बना दी थी। उसे हर छोटी बड़ी बात पर मारता था। वो बेचारी डॉक्टर के पास जाकर पट्टी कराती, फिर मुझे फोन करके फूट फूट कर रोती थी। बहुत शक्की है सुनील। सीमा उस जिंदगी से बाहर निकल जाना चाहती थी, और फिर उस रोज कहाँ रह गई थी तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। तू आज ही यहाँ से निकल जा। मैंने तेरा सब इंतजाम कर दिया है। तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए बस की टिकट लेकर आती हूँ। जल्दी आना। हाँ, जल्दी आऊंगी। वापस आ रही थी तो मैंने देखा कि सीमा का पति सुनील बस्ती से जा रहा था। बताते हैं साहब। साहब, सीमा कहीं भागने का प्लान बना रही थी साहब। हम खुद उसको फोन पे बात करते हुए सुने थे। आ जाऊंगी मैं, जरूर आऊंगी। तंग आ गई हूँ मैं जिंदगी से। हमको लगा साहब सीमा अपने किसी आशिक से बात कर रही है। हम उसका पीछा किए साहब, तो देखे वो बस्ती में किसी झुग्गी के अंदर चली गई। हमको समझ नहीं आता साहब कि हम क्या करें। उधर बाहर एक गैस का सिलेंडर पड़ा था साहब, उसका गैस निकल के तीली मार दिया साहब। तेरे इस पागलपन की वजह से 8 लोग घायल हो गए, 5 लोगों की जानें गई। और तुझे पता है जिस परिवार की जान गई वो तेरे गांव का ही माधो परिवार था। मासूम बच्चे को मार डाला तूने। कदम, ये सीमा का पति सुनील इंसान नहीं, राक्षस है, राक्षस। हाँ सर, असली राक्षस। पर सर अगर सीमा को इसने मारा तो प्रवीण को किसने मारा? अब इस सवाल का जवाब तो सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है। तुम्हारा और प्रवीण का फोन एक साथ बंद हुआ, एक ही जगह पे, एक ही टाइम पे। सर आप कौन है? क्या हुआ? मोनिशा, इनको भी लेके चलो, सब पता चल जाएगा। मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? अब छोड़िए। हाँ, प्रवीण को मारने के लिए मैंने ही सोनम को पैसे दिए थे, 50 लाख। बेटी को बचाना चाहती थी मैं,
पापा के डांट फटकार का कोई असर नहीं पड़ रहा था उस पर। प्रवीण को कंपनी से निकाल दिया, फिर भी मिलते रहे दोनों। और सोनम ही क्यों? पैसों की बहुत भूखी थी वो, और फिर इस जिंदगी से निकल के कहीं और जाना चाहती थी वो, और पैसों के बगैर ये मुमकिन नहीं था। जगह नोट करो, बदले में क्या लाना है वो मिलोगे तब बताऊंगा। और हाँ, अगर पुलिस को खबर करी तो ये फोटो हर मोबाइल पे नजर आएंगी। ये काम होने के बाद बस शहर से निकलना बाकी रह गया था, लेकिन उससे पहले मुझे सीमा का इंतजाम करना था। तू 7 बजे बस्ती पहुंच जाना, वो अपने गांव के माधव चाचा है ना, उनके घर में आ जाना। पर वहाँ मुझे किसी ने पहचान लिया तो बिल्कुल भी चिंता मत कर। माधव चाचा के यहाँ उनकी बीवी, उनका बच्चा और उनका साला है। मैंने उसे अपने रिश्तेदार के घर बस्ती में बुला लिया, वहां से उसे नासिक भेज देती, लेकिन शाम जैसे ही मैं वापिस आई सोनम मर गई थी। मुझे यही दुनिया को दिखाना था और मैं वहां से छुपती छुपाती भाग गई, लेकिन जिस भविष्य की उम्मीद थी वो, और उसी भविष्य की उम्मीद में तुमने लाशें बिछा दी, अपना बसा बसाया घर तबाह कर लिया। सफलता जरूरी है, पर गलत तरीके से सफलता नहीं, विनाश हाथ लगता है। हर रिश्ता नियमों पर चलता है। अलग अलग रिश्तों के अलग अलग नियम होते हैं। कुछ नियम सामाजिक होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं, लेकिन नियमों से द्वंद्व, नियमों से खिलवाड़, नियमों का उल्लंघन दुख, विपदा और अपराध का कारण बन सकता है। और ऐसा ही कुछ हुआ था अंशिका और प्रवीण के जीवन में। वहीं दूसरी तरफ महत्वाकांक्षा और उम्मीद के घोड़े पर सवार सोनम नेक रास्ते को छोड़कर गलत रास्ते पर चल पड़ी। जीवन और उम्मीद का रिश्ता नेकी और मेहनत के नियमों पर टिका होता है। एक रिश्ते की मर्यादा का उल्लंघन और नतीजा मौत और बर्बादी। सोनम और उसके भाई विकास को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस पूरे प्रसंग में कई मासूम बेमौत मारे गए। बस्ती के उन 4 लोगों के परिवार और सूरज और सोनम की बिटिया का आखिर क्या दोष था? वैसे तो सूरज का भी कोई बहुत बड़ा दोष नहीं था। उसका दोष शायद सिर्फ यही था कि उसकी दुनिया उम्मीद पर कायम थी, पर उसकी गलत उम्मीद उसके विनाश का कारण बन गई। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।